है रणजीत सिंह चौधरी। रणजीत की उम्र 15 साल की थी। रणजीत के परिवार में उसकी माँ, पिता और एक छोटी बहन थी। उसका परिवार गांव की छोटी जात में गिना जाता था। राजस्थान के एक छोटे से गांव का छोटा सा स्कूल। क्यों रंजीते, आज तू फिर स्कूल लेट आया है? वो मास्टर जी, आज माँ ने रोटियां बनाने में देर कर दी और आप तो जानते ही हो कि बिना रोटियां खाए मुझसे कोई काम नहीं होता है मास्टर जी। तू खाता भी तो बैल की तरह है। अब जा, जल्दी से जाकर अपना सबक याद कर, जा। सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। तभी रणजीत को प्यास लगती है। वो क्लास में रखे घड़े से पानी निकालने लगता है। तभी वहाँ साहूकार का लड़का शक्ति सिंह आता है। ए रंजीते, चल उधर जाकर मार, ये हम लोगों का पानी है। तुम्हारी जात वालों का पानी स्कूल के बाहर मटके में रखा है। पानी पानी में क्या फर्क होता है? और क्या हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? मैं तो इसी मटके से पानी लूंगा। देखता हूँ कि तू क्या करता है। शक्ति रणजीत को धक्का दे देता है। मुंह से बात कर, हाथ मत लगा। मेरा हाथ लग गया तो ये हमारा तुम्हारा सब भूल जाओगे। तभी मास्टर जी वहाँ आते हैं और दोनों को समझा बुझाकर शांत करते हैं। अरे घोड़े जितने हो गए हो, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। जाओ अपनी अपनी जगह पर बैठो और अपना अपना सबक याद करो। उस समय तो बात वहीं दब जाती है, मगर स्कूल के बाद शक्ति और उसके साथी रणजीत को घेर लेते हैं। क्यों बे नीच, हमारे मटके से पानी पिएगा? हाँ पीऊंगा, देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेता है। इतना सुनते ही शक्ति और उसके दोस्त रणजीत पर टूट पड़ते हैं। रणजीत अकेला तो था, मगर उसके अंदर बैल जैसी ताकत भरी हुई थी। उसने अकेले ही साहूकार के बेटे शक्ति और उसके दोस्तों को मार मार कर अधमरा कर दिया। साहूकार की हवेली का सीन है। वहाँ रणजीत का बाप माखन किसान बैठा हुआ है। अच्छी तरह से पढ़ लिया ना माखन? आज फिर तुम अपनी जमीन गिरवी रख रुपया उठाने आए हो। मैं तो लिखे सबक की तरह देखता ही नहीं हूँ मालिक। जब जब देखा जमीन का एक टुकड़ा चला गया। तो फिर लगा दे अंगूठा और ले ले रुपए। पिछले बार की स्याही बड़ी मुश्किल से धो धो कर साफ की थी, आज फिर लग गई। तभी वहाँ साहूकार का आदमी रणजीत को पकड़ कर लाता है। हुजूर, ये माखन किसान का छोरा है। आज स्कूल के बाद इसने आपके बेटे शक्ति सिंह को बुरी तरह से मारा है। देख लिया माखन अपने बेटे की करतूत को, और तू कहता है कि और रुपया चाहिए, ताकि तू इस कुत्ते के पिल्ले को और खिला खिला कर इतना तगड़ा कर दे कि ये मेरे पूरे खानदान को काट खाए। साहूकार अपनी छड़ी मंगवाता है और रणजीत से कहता है, हाथ आगे कर। मगर रणजीत हाथ आगे नहीं करता है। कुत्ते के पिल्ले, मैंने कहा हाथ आगे कर। मगर रणजीत फिर भी हाथ आगे नहीं करता है। साहूकार गुस्से में पागलों की तरह रणजीत पर छड़ी बरसाने लगता है। माखन साहूकार के डर से चुपचाप सर झुकाए वहीं खड़ा रहता है। तभी वहाँ रणजीत की माँ उसे बचाते हुए साहूकार के सामने आ जाती है। नहीं नहीं हुजूर, मेरे बेटे को मत मारिए। इससे तो हम बाद में निपटेंगे। पहले तू बता कि तू जूते पहनकर इस हवेली में कैसे घुस आई? इस पिल्ले के प्यार में तू अपनी जात भूल गई। चल निकाल जूते और अपने सर पर रख। रणजीत की माँ जूते उतार कर अपने सिर पर रखती है। चल अब ले जा अपने मर्द और इस पिल्ले को यहाँ से। जाते जाते रणजीत की नजर दीवार पर लगी माँ दुर्गा की तस्वीर पर पड़ती है। वो वहीं ठहर जाता है। तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है पिल्ले? देख रहा हूँ कि जगत की माँ के पांव पर फूल है और मेरी माँ के सर पर जूते। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रणजीत घर नहीं जाता और खेतों में ही छुपा रहता है। शाम के समय उसकी माँ और बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। घर चल बेटा। नहीं माँ, अगर घर गया तो बापू मुझे मार डालेगा। मैं मामा जी के यहाँ चला जाऊंगा और वहीं रहकर पढ़ाई करूंगा। ये तू क्या कह रहा है बेटे? तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? तेरा बेटा तो उसी वक्त मर गया था माँ, जब उस साहूकार ने तेरे सर पर जूते रखवाए थे। ये सुनकर माँ रोने लगती है और फिर रणजीत वहाँ से अपने मामा के घर दूसरे गांव चला जाता है। इस घटना के 10 साल बीत जाते हैं। रणजीत पढ़ लिख कर भारतीय फौज में सिपाही बन जाता है। फौज की छावनी का सीन। सिपाही रणजीत सिंह, आज फिर से तुम परेड के लिए लेट हो। तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ वहां रखी 20-20 किलो की रेत की 2 बोरियां उठाओ और इस परेड ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ।
रणजीत बोरियों को उठाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। वो हवा की तरह दौड़ रहा होता है। उसे देखकर लगता ही नहीं है कि उसके कंधे पर 40 किलो का वजन भी है। तभी उस छावनी के इंचार्ज मेजर कुलदीप वहां आते हैं। कौन है ये सिपाही? ये रणजीत सिंह है सर। आज ये ग्राउंड लेट से पहुंचा है, इसीलिए इसे ये सजा मिली है। पहली बार देख रहा हूं कि कोई सजा का मजा ले रहा है। इसे देखकर तो ये लगता ही नहीं कि इसके कंधे पर भार भी है। बहुत ताकत है इसमें, इस पर नजर रखना। उस रात छावनी के मेस में। अरे यार रंजीत, 20 रोटियां खाने के बाद भी तुम और रोटियां ले आए। खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? ये रोटी ही तो जीने का सार है भाई, और यहाँ की पतली रोटियों से मेरा पेट जल्दी भरता नहीं है। उन रोटियों को खत्म करके रणजीत फिर से रोटियां लेने जाता है। तभी वहाँ मेस का इंचार्ज आ जाता है और रणजीत को रोकते हुए कहता है, सिपाही रणजीत सिंह, ये इंडियन आर्मी की मेस है, कोई बारात घर नहीं। यहाँ हर सिपाही पर राशन फिक्स है। अब हमारी खुराक ही इतनी है तो हम क्या करें? स्पोर्ट्स में जाओ, वहाँ खाने पीने पर कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा साहब? जाओ, जाकर मेजर साहब से बात करो, जाओ। रणजीत उसी दम दौड़ता हुआ मेजर साहब के क्वार्टर पर जाता है। वहाँ जाकर वो उन्हें सारी बात बताता है। क्यों आना चाहते हो स्पोर्ट्स कोटा में? क्योंकि वहाँ खाने पीने पर कोई लिमिट नहीं है। तो तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा में जाना है, मगर हम कैसे मान ले कि तुम उसके काबिल भी हो या नहीं? कौन सा खेल खेलते हो तुम? आप जो भी खेल कहें खेल लूंगा। वैसे हम भागते खूब अच्छे से हैं। ठीक है, कल परेड के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाना। वहीं देखेंगे कि तुम स्पोर्ट्स में जाने के लायक हो या नहीं। अगली सुबह रणजीत परेड के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंचता है। वहां उसे मेजर कुलदीप अपने घोड़े पर सवार मिलते हैं। तो तुम भागते बहुत अच्छा हो, तो चलो तुम्हारे भागने का इम्तिहान हो जाए आज। अगर तुमने दौड़ में मेरे घोड़े को पछाड़ दिया तो तुम्हारा स्पोर्ट्स कोटा पक्का। वहाँ खड़ा रेफरी बंदूक चलाकर इशारा करता है। उसके बाद तो मेजर साहब का घोड़ा हवा से बातें करते हुए दौड़ने लगा। रणजीत पहले तो खड़ा रहा। जब घोड़ा कुछ दूर निकल गया तो उसने दौड़ना शुरू किया। एकदम गोली की तरह दौड़ते हुए रणजीत बड़ी आसानी से मेजर के घोड़े को पीछे करता हुआ उससे काफी देर पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। जिसने भी रणजीत के इस हैरतंगेज कारनामे को देखा, उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उसी दिन रणजीत का स्पोर्ट्स कोटा पक्का हो गया। इसके बाद रणजीत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और सेना के लिए एक के बाद एक कई मेडल जीतता है। इस दौरान उसकी तरक्की भी हुई। अब वो सिपाही से सूबेदार बन चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन रणजीत के घर से एक बहुत बुरी खबर आई। उसके पिता माखन किसान की मौत हो गई थी। आनन फानन में रणजीत अपनी रेजिमेंट से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। रणजीत के घर पर उसके बाप की लाश रखी हुई थी। उसके अगल बगल लोग बैठे हुए थे। उसकी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। तू आ गया मेरे बच्चे। हाँ माँ। तभी वहाँ साहूकार का मुनीम आता है। रंजीते, तू तो था नहीं। माखन के संस्कार के लिए तेरी माँ ने कुछ रुपए उधार लिए थे। ले, यहाँ अंगूठा लगा दे। क्यों? बापू का अंगूठा नहीं चलेगा? जाते जाते एक बार और लगा लेते। फिर रणजीत मुनीम की जेब से कलम निकालकर वहीं पर अपने दस्तखत करता है। रणजीत सिंह चौधरी। रणजीत के बाप का अंतिम संस्कार करने के बाद खेतों में फसल खड़ी है। तेरे बापू तो रहे नहीं, अब इन्हें कौन काटेगा? तो फिक्र मत कर माँ, लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। इस बार फसल काट कर ही जाऊंगा। रणजीत अभी ये कह ही रहा था कि बाहर से घोड़ों की आवाज आती है। रणजीत बाहर निकलकर देखता है, वहाँ साहूकार का बेटा शक्ति सिंह अपने कुछ आदमियों और मुनीम के साथ आया था। रंजीते, तेरे बाप ने जो कर्जा साहूकार से लिया था ना, उसके एवज में हम ये जमीन और फसल अपने कब्जे में लेने आए हैं। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जमीन उसी की होती है जो उस पर हल चलाता है। ये मिट्टी राजस्थान की है। यहाँ सिंचाई बरसात के पानी से कम और किसान के पसीने से ज्यादा होती है। मेरे बापू ने अपना खून पसीना लगाकर इस धरती को उपजाऊ बनाया है और ये फसल उसकी मेहनत का फल है। देखता हूँ कि कौन इस पर कब्जा करता है। सीधे सीधे मान जा रंजीते, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। हाथ उठाने से जरा स्कूल के दिनों को याद कर लेना। उस घड़ी को याद कर लेना
जब मैंने अकेले ही तुझे और तेरे आधा दर्जन साथियों को मार मार कर अधमरा कर दिया था। शक्ति सिंह की आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकलने लगी। वो बस इतना ही बोला, रंजीते, तुझे जल्दी ही इसका जवाब मिल जाएगा। उसके जाने के बाद रंजीत की माँ वहाँ आई। ये तूने क्या किया बेटा? इन लोगों से उलझना ठीक नहीं। मेरी मान तो तू पुलिस के पास जा और उनको सारी बात बता। पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी। माँ की बात मानकर रणजीत पुलिस के पास जाता है और वहाँ इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है। तो तू क्या चाहता है कि मैं सारी पुलिस तेरे और तेरे परिवार की सेवा में लगा दूं, हैं? नहीं साहब, मेरा ये कहना नहीं था। मैं खुद एक फौजी हूँ। अपनी और अपने परिवार की हिफाजत खुद कर सकता हूँ। और ये देखिए, मैंने देश के लिए कई मेडल भी जीते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि साहूकार और मेरे बीच जो जमीन को लेकर झगड़ा है, उसका निपटारा कानूनी तरीके से हो जाए। ऐसे मेडल बाजार में बहुत मिलते हैं। तू क्या समझता है कि पुलिस को और कोई काम नहीं है जो अब तेरे झगड़े का निपटारा भी पुलिस ही करे? उठा अपना मेडल शेडल और दफा हो जाए यहाँ से। ये वर्दी, ये कुर्सी तुम्हें हमारी सुनने के लिए मिली है और ये तरीका है तुम्हारा हमसे बात करने का। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर गुस्से में रणजीत को धक्का मारकर थाने से बाहर निकाल देता है। रणजीत ने सोचा कि अब पुलिस तो उसकी मदद करने से रही, इसलिए अपनी मदद अब खुद करनी होगी। ये सोचकर वो रात को खुद ही बंदूक लेकर खेतों के पहरे पर जा बैठा। उसे डर था कि कहीं साहूकार के आदमी आकर उसकी फसल ना काट ले जाएं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। रणजीत अभी पहरे पर बैठा ही था कि तभी उसे अपने घर की तरफ से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। रंजीत फौरन बंदूक लेकर अपने घर की ओर दौड़ा, मगर उसके पहुंचते पहुंचते आग ने अपना काम कर दिया था। उसके घर के साथ साथ उसकी माँ और बहन भी साग की भेंट चढ़ गए थे। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक किसान आया। ठाकुर शक्ति सिंह आए थे। पहले आपको खोजा, फिर घर में तोड़फोड़ की। जब आपकी माँ और बहन ने उसे रोका तो लाठी जूता जो उसके हाथ में आया, उसने उससे आपकी माँ और बहन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने आपके घर में आग लगा दी। रणजीत का दिमाग बदले की आग से जल उठा। किसी तरह उसने और लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ और बहन की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया और सवेरे उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान रणजीत की आंखों से खून का एक कतरा भी नहीं बहा। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये रो क्यों नहीं रहा है। उन्हें क्या पता था कि रणजीत के अंदर क्रोध का ज्वालामुखी सुलग रहा था, जो कभी भी फट सकता था। उसका चेहरा गुस्से में बड़ा ही भयानक लग रहा था। कोई आंख उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं पाता था। साहूकार की हवेली का सीन है। वहां लोग फसल की कटाई का जश्न मना रहे थे। साहूकार और उसका बेटा वही गद्देदार कुर्सियों पर बैठे उस नाच गाने का आनंद ले रहे थे। तभी उनका नाच गाना बंद हो गया। सबने सामने की ओर देखा। वहां रणजीत हाथ में राइफल लिए हुए खड़ा था। मुनीम जी, रंजीते को वहीं रोक दिया जाए। आज इसे रोकना मुश्किल है ठाकुर साहब। देखते नहीं, इसकी आंखों में खून उतर आया है। इसकी माँ और बहन मर गई है सरकार। फिर भी मुनीम ने अपने आदमियों को रणजीत को पकड़ने भेजा। तब तक रणजीत ने गोली चला दी। ठाकुर का एक आदमी वहीं ढेर हो गया। फिर रणजीत ने दूसरी गोली चलाई। गोली शक्ति सिंह की कनपटी के पास से सनसनाते हुए गुजर गई। अभी वो राइफल में और गोलियां भर पाता, तब तक ठाकुर के आदमियों ने उसे घेर लिया और उस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाने लगे। उन्होंने रणजीत को बेतहाशा पीटा, यहाँ तक कि रणजीत जमीन पर गिर पड़ा। ठहरो, इसे ले जाकर बिहाड़ों में फेंक दो। वहाँ चील, गिद्ध और सियार इसे जिंदा ही नोच नोच कर खा जाएंगे। ठाकुर के आदमी रणजीत को ले जाकर बीहड़ों में फेंक देते हैं। वहां ना जाने कितनी देर तक रणजीत बेहोश पड़ा रहता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज सर पर था। उसने देखा कि उसे घेर कर 3-4 आदमी खड़े थे। ये बीहड़ों का डाकू नाहर सिंह और उसकी गैंग थी। नाहर सिंह रणजीत को पहचान गया था। मैं कुछ मत बोल रंजीते, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ।
तुम्हारी माँ और बहन को ले जाते हुए तो कमबख्त मौत को भी शर्म आ गई होगी। रणजीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे नहीं रंजीते, जब तुम्हारे जैसा मर्द रोता है तो आसमान का सीना भी फट जाता है। मत देखो पीछे की तरफ, अपना बदला याद रखो बस। आज से मैं नाहर सिंह, मेरी बंदूक, मेरी गैंग, मेरा असला बारूद सब तुम्हारे साथ है। उठा लो ये बंदूक और बना डालो ऐसी दुनिया जहां इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं, जहां ऊंच नीच सब बराबर हो और जहां साहूकार और जमींदारी भोले भाले मजदूर किसानों का खून न चूसती हो। रणजीत नाहर सिंह के हाथों से बंदूक लेता है और कहता है, ऐसी दुनिया जरूर बनेगी नाहर दादा, जरूर बनेगी। फिर बंदूक उठाकर हवा में फायर करता है। उस दिन से बीहड़ों में एक बागी और पैदा हो गया। रणजीत की गैंग में काफी इज्जत थी। एक तो वो फौज से था, ऊपर से उसके जितना पढ़ा लिखा गैंग में कोई दूसरा नहीं था। नाहर सिंह ने बिना किसी संकोच के उसे गैंग का मुखिया बना दिया। मुखिया बनने के एक हफ्ते बाद ही रणजीत ने फैसला किया कि अब साहूकार की हवेली पर धावा किया जाए। साहूकार की हवेली का दृश्य है। हवेली के चारों ओर साहूकार के आदमी बंदूक लेकर पहरा दे रहे हैं। हवेली के अंदर साहूकार, उसका बेटा और मुनीम बैठे हैं। सरकार, रंजीता बागी हो गया है। उस दिन इतनी मार खाने के बाद भी वो जिंदा बच गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो यहाँ भी हमला न कर दे। पूरी हवेली को किला बना कर रखा है हमने मुनीम जी। रंजीत अगर यहाँ आया भी तो जिंदा बचकर जा नहीं पाएगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से बहुत ही तेज आवाज आई, जैसे कोई बम फटा। उसके बाद बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। मैंने कहा था ना सरकार, रंजीता जरूर आएगा। लो अब आ गया, और अपने साथ असली बारूद भी लेकर आया है। पिताजी आप अंदर जाइए, उस रंजीत को मैं देखता हूँ। आज इस बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में ना उतार दी तो मैं भी ठाकुरों की औलाद नहीं। साहूकार और मुनीम अंदर भागते हैं और शक्ति सिंह बंदूक लेकर बाहर आता है। बाहर उसके सारे आदमी मरे हुए थे और उनकी बंदूकें गायब थी। रंजीते, मैं जानता हूँ ये तू ही है। अगर मर्द की औलाद है तो बाहर आ। तभी एक गोली चलती है और वो गोली शक्ति सिंह के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है। शक्ति के हाथ से बंदूक छूट जाती है और वो अपना लहूलुहान कंधा पकड़कर दर्द से चीख उठता है। फिर वहाँ रणजीत अपने साथियों के साथ उसके सामने आता है। छोड़ दे रंजीते, मत मार मुझे। देखा नाहर दादा, मौत को सामने देखकर सारी ठकुराई निकल गई। अभी रणजीत नाहर सिंह से बात ही कर रहा था कि इतने में मौका देखकर शक्ति सिंह वहाँ से भाग गया। देख रंजीते, खेतों की ओर भाग रहा है ये कमीना। अब सोच क्या रहा है? कर दे इस कुत्ते का काम तमाम। हम हिंदुस्तानी फौज के एथलीट हैं, हमसे तेज थोड़े ही न भाग पाएगा ये। फिर रणजीत शक्ति के पीछे भागता है। खेतों के पास पहुंचकर शक्ति सिंह बेदम होकर गिर पड़ता है। तब तक रणजीत उसके पास पहुंच जाता है। माफ कर दे रंजीते, माफ कर दे। अब माफी मांग रहा है कमीने? माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांग, मेरी मासूम बहन से मांग। मगर उनसे माफी मांगने के लिए तुझे उनके पास जाना होगा। शक्ति सिंह तेरे पास आ रहा है माँ, उसे माफ कर देना माँ। फिर रणजीत की बंदूक गरजती है, धाएं धाएं, और 2 गोलियां शक्ति सिंह का सीना चीरते हुए धरती में समा जाती हैं। इसके बाद रणजीत वापस हवेली जाता है। वहाँ उसके आदमियों ने साहूकार के बाकी आदमियों और मुनीम को भी मार डाला था। साहूकार के सारे बही खाते उन्होंने बाहर निकाल लिए थे। रणजीत जाकर साहूकार को एक लात जमाता है और कहता है, चल ठाकुर, उठा अपनी इस पाप की गठरी, अपने इन बही खातों को, जिन्होंने न जाने कितने गरीबों का खून पिया है और उसके मांस के लोथड़ों से अपनी भूख मिटाई है। चल उठा इन्हें। साहूकार डरते डरते अपने बही खातों को अपने बगल में दबा लेता है। 1 मिनट ठाकुर, चल अपने जूते उतार और अपने सर पर रख। चल। साहूकार कांपते हुए अपने जूते उतारता है और अपने सिर पर रखता है। कुछ याद आया ठाकुर? तुम्हें क्या याद आएगा? तुम्हारी तो आत्मा ही मर चुकी है।
रणजीत ठाकुर के सर पर जूते रखवाकर उसे लेकर बाहर आता है। बाहर बरगद के पेड़ के पास रणजीत के आदमियों ने गांव के बाकी छोटे मोटे साहूकारों के बही खाते भी जमा करके रखे थे। रणजीत साहूकार के बही खातों को भी उनमें मिला देता है और उनमें आग लगा देता है। फिर साहूकार को भी उसी बरगद के पेड़ पर फांसी से लटका दिया जाता है। देख लो गांव वालों, ये रणजीत सिंह चौधरी की गैंग है। आज के बाद ना तो इस गांव में कोई साहूकार होगा ना कोई जमींदार। ये रणजीत सिंह चौधरी का ऐलान है। क्या हुआ रणजीत, तो खुश नहीं है? तेरे दुश्मन तो खत्म हो गए, मगर जमींदारी और साहूकार तो अभी भी जिंदा है ना नाहर दादा। आज भी न जाने कितने नौजवान इनसे तंग आकर हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि मैं हुआ था। तो तू करना क्या चाहता है बेटे? मैं जमींदारी और साहूकारी की प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। इसके बाद रणजीत ने सारे जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वो जमींदारों और साहूकारों को लूटता, उनके बही खाते जलाता और लूटे हुए माल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी उसके नाम का डंका बजने लगा। वो गरीबों का रॉबिनहुड बनकर उभरा था। गरीब उसे भगवान की तरह पूजते थे। 1 साल के अंदर रणजीत ने तीनों राज्यों में कई जगह डाके डाले और उसके हाथों कई साहूकारों और जमींदारों की जान गई। थाने में रणजीत के नाम संगीन जुर्मों की फाइलें खुली। तीनों राज्यों की पुलिस मिलकर भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ न गवाही देने को तैयार था और न ही कोई उसकी खबर देने को। रणजीत को पकड़ने का जिम्मा राजस्थान सरकार ने एसपी शमशेर सिंह राणा को सौंपा। राणा भी इन्हीं बीहड़ों में पला बढ़ा था। एक दिन रणजीत और उसके साथी टीले पर बैठे थे, तभी उनके एक साथी ने रेडियो चला दिया। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। रणजीत सिंह चौधरी की गैंग ने 3 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। सूत्रों के अनुसार अकेले रणजीत सिंह चौधरी ने ही 1 दर्जन से ज्यादा साहूकारों और जमींदारों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। राजस्थान सरकार ने उसे पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स के एसपी शमशेर सिंह राणा को नियुक्त किया है। अरे वाह रंजीते, तू तो हीरो बन गया रे। रणजीत गुस्से से रेडियो पर गोली चलाता है और रेडियो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। जब मैं देश के लिए दौड़ा था तब किसी ने नहीं पूछा था। जब फौज के लिए 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था तब भी किसी ने मेरी सुधि नहीं ली थी। अब गरीबों का खून चूसने वाले जमींदारों को मार रहा हूँ तो सबने जबरदस्ती का हीरो बना दिया है। अभी रणजीत ये बोल ही रहा था कि एक गोली सरसराती हुई आई और नाहर सिंह के पैर में घुस गई। नाहर वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। फिर वहाँ पुलिस की अनाउंसमेंट हुई। रणजीत सिंह, तुम्हें और तुम्हारी गैंग को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। रंजीते, लगता है अपने किसी आदमी ने गद्दारी की है। शमशेर सिंह ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है। अब क्या करें? दादा, हूं तो मैं भी फौजी। दुश्मन के सामने समर्पण करने की बजाय मुझे लड़ते लड़ते मरना पसंद है। इसके बाद पुलिस और रणजीत की गैंग के बीच कई घंटों तक गोलीबारी होती रही। यहाँ तक कि रणजीत के सारे साथी मारे गए और उनका असलहा बारूद भी खत्म हो गया। अब सिर्फ रणजीत और नाहर ही बचे थे। रणजीत, तू भाग जा। तू जिंदा रहेगा तो गैंग फिर से बना लेगा। मैं तब तक इनको रोकता हूँ। नहीं दादा, मैं तुमको इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। रणजीत, बात समझा कर। मेरे पैर में गोली लगी है, मैं वैसे भी भाग नहीं पाऊंगा। रणजीत नहीं माना और उसने नाहर सिंह को अपने कंधे पर उठाया और वहाँ से भागा। दादा, हिम्मत रखना, बस दरिया तक पहुँच जाएं, फिर कोई नहीं पकड़ पाएगा हमें। रणजीत भागता रहा। भागते भागते वो दरिया तक पहुँच ही गया। तभी एक गोली आकर उसके पाँव में भी लग गई। वो लड़खड़ा गया। तभी दूसरी गोली आई और नाहर के सिर में लगी। नाहर ने वहीं दम तोड़ दिया। रणजीत रोते रोते नाहर को नीचे रख देता है और नाहर के सीने पर सर रखकर कहता है, नहीं दादा नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी रणजीत कुछ और कह पाता
तभी कई गोलियां सनसनाती हुई आईं और उसकी पीठ में धंस गई। कहते हैं मरने से पहले जीवन की सारी यादें साफ हो जाती हैं। जीवन के सारे क्रियाकलाप आंखों के सामने घूमने लगते हैं। रणजीत के सामने भी उसका सारा जीवन घूम गया। उसे याद आई अपने बचपन की, अपने फौज के साथियों की, अपने मेडल मिलने की खुशी की, अपनी माँ की, मासूम बहन की, मेजर कुलदीप और वो सारे अच्छे पल जो उसने जिए थे। फिर अंत में दिखाई पड़ा चकाचौंध उजाला। ये उसके जीवन का अंत था। नाहर के बाद रणजीत भी लाश बनकर उसके बगल में गिर पड़ा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब जब साहूकारी और जमींदारी की चोट से गरीब और मजलूमों की आत्मा चित्कारेगी, बीहड़ों में रणजीत और नाहर जैसे बागी पैदा होते रहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।